अच्छा, आज ना हम जेनेरिक यानी कि थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह कल से जो है ना प्रॉपर प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, ठीक है। और आज जब इंशाल्लाह ये कवर अप करेंगे ना, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने जो है ना अभी तक जो है ना क्या कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले मैं तुम्हें एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि जो शायद ना मुझसे मिस आउट हुई थी पहले, जब जो है ना शहबाज वगैरह के साथ। तो उसमें जो है ना एक चीज़ ये है कि जिस तरह हमारा कंप्यूटर होता है, अक्सर ये हम लोगों ने ना ये चीज यूज की होगी, ठीक है। ये क्या नाम है उसका, जिसे हम टास्क मैनेजर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना ये देखने वाली चीज एक ये है कि देखो यहाँ पे सीपीयू आ रहा है, सीपीयू परसेंटेज, और यहाँ पे क्या आ रही है, मेमोरी परसेंटेज। तो कोई भी प्रोग्रामर जो होता है ना, यानी कि जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे जो है ना वेब एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, ये जो दो चीजें होती है ना, इनको खास तौर पे जो है ना माइंड में रखा जाता है, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं, यही हमारे लिए ना सब कुछ है, कि हमने सीपीयू की जो मेंटेनेंस है ना, उसको अपने माइंड में रखना है प्रोग्राम लिखते हुए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये दोनों जो है ना इसी चीज को कहते हैं। और एक जो है मेमोरी, के जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ना, उसमें मेमोरी हमने कम से कम यूज करनी है। और मेमोरी किस वजह से यूज होती है कि अगर हमने बिला वजह के अपने वेरिएबल यूज किए होंगे, ठीक है, उनको बार बार यानी कि डीएलोकेट करेंगे नहीं और कंटिन्यूसली से यूज करते रहेंगे, तो हमारी जो मेमोरी है ना, वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए ना, दुनिया की हर डिवाइस में, दुनिया की जितनी भी आईटी की डिवाइस है ना, वो स्मार्ट वॉच है, ठीक है, वो क्या नाम है उसके, इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, टैब है, मोबाइल है, जितनी भी चीजें हैं, उन इवन के कंप्यूटर तो है ही है, लेकिन हर चीज में जो है ना सिर्फ ये दो चीजें ही देखी जाती हैं बस। बाकी तो सब हमारे शस्के होते हैं कि भाई एलईडी इतनी बड़ी हो, ठीक है, कीबोर्ड उसका इतना बड़ा हो, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन मेन जो दो चीजें देखी जाती है ना, वो उसका सीपीयू कितना है, प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, और उसके अंदर रैम कितनी है, ठीक है। हार्ड डिस्क की मैं बात नहीं कर रहा, रैम की बात कर रहा हूँ। क्यों रैम की बात कर रहा हूँ? क्योंकि जब भी जो है ना प्रोग्राम कोई चलता है ना, वो जो अपनी मेमोरी को एलोकेट करता है, अपनी मेमोरी को जो है ना यानी कि लोकेशन देता है ना, वो रैम में देता है, वो हार्ड डिस्क में नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए जो है ना रैम और सीपीयू, ये हमारा मेन जो है ना, यानी कह लो कि किसी भी आईटी डिवाइस का सबसे मेन जो है ना चीज होती है। जब भी कोई हम डिवाइस लेंगे या उसको जो है ना यूज करेंगे, तो ये जो दो चीजें ना हमने मेन फोकस करना होता है इसमें। ये कह लो कि कंप्यूटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, या जितनी भी, जिस तरह इवन के एआई अब इतनी इन हो रही है, ठीक है, जितने भी रिपोर्ट वगैरह है, सब में ये जो सीपीयू और मेमोरी, बस ये दो चीजों को ही मेन नजर में रखते हैं हम, ठीक है। और ये इसी तरह का काम करती है कि अगर देखा जाए ना, इंसान का जो दिमाग है ना, वो भी सिर्फ दो ही काम करता है, या तो वो अपने अंदर मेमोरी को स्टोर करता है, या वो जो है ना अपने अंदर प्रोसेसिंग करता है, जिसका जो है ना प्रोसेसिंग का एंड रिजल्ट ना कुछ रिजल्ट निकालता है उसका, ठीक है। तो सेम जो है ना ये कंप्यूटर में भी इसी तरह है। सिर्फ आज जो है ना मैंने आपको ये बताना है कि जो आप लोगों ने असाइनमेंट की है ना, उसमें किसने यानी कि ना कहाँ पे मिस्टेक की हुई है, ठीक है, ताकि वो जो मिस्टेक है ना वो हमारी दोबारा ना हो। और हमेशा जब भी प्रोग्राम बनेगा, हमने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और जो है क्या नाम है उसका, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, या जिसे टाइम ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे हम, ठीक है, टाइम ऑप्टिमाइजेशन को खास ख्याल रखना है, और स्पेस ऑप्टिमाइजर का क्या खास ख्याल रखना है। अब अगर आप इधर टास्क में देखो, देखो एक ये ब्राउजर मेरे पास चला हुआ है, ठीक है। अभी देखा जाए तो ये इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको यूज करना शुरू करूंगा ना, तो देखना अब इसकी प्रोसेसिंग जो है ना ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये अपने अंदर एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना शुरू हो गया है, जो इसके पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। लेकिन ये नहीं भी चल रहा ना, यानी कि इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसने मेमोरी में इतनी स्पेस देखो ली हुई है, ठीक है। इसी तरह ये जो टीम है, इसने इतनी स्पेस अपनी मेमोरी में ली हुई है। अब तुम जब तुम प्रोग्राम बनाओगे, तुम उसकी भी देख, क्योंकि अभी तो हमारे प्रोग्राम बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वो हम किलो बाइट और कह लो कि बाइट में जो है ना हमारी स्पेसिस दी होती है, तो इसलिए यहाँ पे वो प्रोमिनेट नहीं हो रही होती इतनी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हमने जब भी प्रोग्राम करना है, अपनी टाइम ऑप्टिमाइजेशन को और अपनी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। ये चीज जो है ना पिछली बार स्किप हुई थी, और काफी लेट जाके थे, यानी कि जब उन्होंने कोड चैलेंज करना शुरू किए, तो ये चीजें उनसे बड़ी मिस आउट होती थी। फिर मैं उन्हें गाइड करता था कि नहीं, यानी कि तुम लोगों ने ये जो यहाँ पे वेरिएबल लिया है, ये एक्स्ट्रा लिया है, इसके अलावा अगर तुम ये कैलकुलेट करते तो इतना टाइम नहीं लगना था इसमें, ठीक है। अब छोटी सी अब एग्जाम्पल की तरफ, अपने अब कोड की तरफ चलते हैं।
अच्छा, जिस तरह ये प्रोग्राम था, इसका हमारा कोड चैलेंज ये था कि हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि यूजर जो है अपनी एज इंटर करेगा। ठीक है, उस एज के अगेंस्ट हमने उसे बताना है कि भाई आपकी जो टोटल एज इन मिनट है ना वो इतनी हो गई है, टोटल एज इन मंथ इतनी हो गई है, वीक इतनी हो गई है, ठीक है, सेकंड इतनी हो गई है। ठीक है, इसकी देखा जाए तो आउटपुट भी बिल्कुल सही आई है और देखा जाए तो प्रोग्राम भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फुली फोकस जो है ना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन पे कर दिया है। ठीक है, लेकिन टाइम ऑप्टिमाइजेशन पे जो है ना वो हम फेल हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि देखो, हमने एक कैलकुलेशन की थी कि योर एज इन डेज, हमने क्या किया कि जो उसने एज इंटर की थी, ठीक है, ये जो एज उसने इंटर की थी उसको मल्टीप्लाई किया 365 से। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि डेज में उसकी जो है ना आउटपुट आ गई। लेकिन देखो आप, जब हमने उसके आवर्स निकाले ना, तो आवर्स निकालते वक्त उसने जो एज इंटर की थी उससे दोबारा हमने 365 से मल्टीप्लाई किया है। इस बात की आपको समझ आ रही है? यानी कि जो काम हमने ऊपर कर चुके थे वो काम हमने दोबारा इस लाइन पे आके किया है। ठीक है, और ये वाला काम मल्टीप्लाई बाय 24, ये एक्स्ट्रा हमने उसके लिए और इजाफी काम किया। ठीक है, अब हम आते हैं मिनट की तरफ। जो काम उसने यहाँ पे किया था, यानी कि एज को मल्टीप्लाई किया था 365 से, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई किया था 24 से, वही काम हमने दोबारा रिपीट किया। ठीक है, यानी कि जो कैलकुलेशन हमने यहाँ कर चुके थे, एक आधी कैलकुलेशन हम यहाँ कर चुके थे और आधी कैलकुलेशन हम यहाँ कर चुके थे, वही कैलकुलेशन हमने दोबारा की और उसको मल्टीप्लाई किया 60 से। ठीक है, वो फिर क्या है ना उसके जो मिनट निकले वो हमने यहाँ पे शो कर दिए। यहाँ पे मेमोरी, मैं एग्री कर रहा हूँ कि मेमोरी जरा भी नहीं यूज हुई। क्यों नहीं यूज हुई? कि हमने उसी टाइम उसकी प्रोसेसिंग की और उसी टाइम उसे जो है ना डाटा हमने दिखा दिया। ये बात ऐसी ही है कि जिस तरह मैं कहूँ कि यार आप अपना ना न्यू एक्सपीरियंस शेयर करो किसी भी क्वेश्चन के बारे में, कोई भी जो आपने पिछला एक्सपीरियंस है ना उसको इंक्लूड नहीं करना। तो ऑब्वियसली वो उसके दिमाग में ये बात भी नहीं जाएगी कि भाई मैंने पिछली बार जो लेक्चर दिया था या पिछली बार जो लेक्चर अटेंड किया था उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने नए से जो है ना यानी कि तुम्हें बताना है कि भाई क्या यानी कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सेम इसी तरह सेकंड में हमने ये काम किया कि पहले हमने जो कैलकुलेशन की मल्टीप्लाई करने, एज को मल्टीप्लाई करने की 65 की, फिर उसको मल्टीप्लाई करने से 24 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 60 से, और उसके बाद जो हमने कैलकुलेशन हमने इस लाइन नंबर 16 में की हुई थी, वो लाइन नंबर 17 में हमने दोबारा रिपीट की सारी, और फिर हमने इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकेंड आ गई। तो इसको अगर अगर इसको तुम लोग देखो ना, इसकी मैं एग्जांपल यही दूंगा कि एक बार ना ये कोड अपनी कॉपी पेंसिल से करके देखना, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितना प्रोसेस यूज हुआ है। और उसमें मैं आपको ये लिमिटेशन लगाऊंगा कि भाई जो काम आपने जो जैसे इधर किया हुआ ना कि इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया है इससे, यानी कि एज को मल्टीप्लाई किया 365 से, वो काम आप अपने हाथ और कॉपी पेंसिल पे खुद करो दोबारा। तो आपको एहसास होगा कि अगर हमने ये काम ऐसे कर लिया होता, जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है उसे किसी वेरिएबल में रख लिया होता, और उस वेरिएबल को अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करते तो उसका मतलब ये होता कि उस वैल्यू को हम सिर्फ 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये असाइनमेंट थी अबू सर की। तो ये पॉइंट अबू सर क्लियर हुआ आपको? हाँ जी शोएब भाई, हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हमने जो भी अच्छा। असाइनमेंट करनी है हमने इन दो चीजों को जो है ना माइंड में रखना है। ठीक अच्छा है, कि शोएब भाई, भाई हमने, हाँ हाँ ये एक चीज मुझे नहीं क्लियर हुई, ये टाइम ऑप्टिमाइजेशन आप इस चीज को कह रहे हैं कि मतलब अब जिस तरह मुझे इसको इससे अच्छा कि वेरिएबल में स्टोर करवाता हो, मतलब वो काम मेरा जल्दी हो जाता, तो टाइम हाँ ऑप्टिमाइजेशन हम इसको कह रहे हैं। हाँ, टाइम ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं जिसमें प्रोसेस कम लगे, ठीक है। यानी कि टाइम वो कम ले प्रोसेस करने में। देखो आप लोग गेम्स खेलते हो, आपको पता होगा कि ग्राफिक कार्ड हम यूज करते हैं, क्यों हम्म। करते हैं? ताकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो। वो जो गेम के पीछे एल्गोरिदम यूज हुआ हुआ है वो फास्टली उसको कैलकुलेट करे, और फास्टली कैलकुलेट करके फास्टली जो है ना हमें रिजल्ट दे, और हमें पता भी ना चले कि पीछे इतनी बड़ी कैलकुलेशन हुई है। क्लियर हो गई ये चीज? जी जी। लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल पॉइंट यही है कि अब नेक्स्ट टाइम ये ना करना कि यार हर चीज आप लोग वेरिएबल में रखवा दो। सिर्फ वेरिएबल में वो चीज रखवानी है जो आपको पता हो कि आगे रीयूजेबिलिटी है उसकी।
जो हमने जिस चीज को फोकस करना है वो यही करना है कि रेपिटिशन जीरो हो, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो पहले हम कर चुके हैं वो दोबारा ना हमें करना पड़े। और रीयूजेबिलिटी हमारी 100% हो, यानी कि हमने हर जगह जो काम पहले कर चुके हैं उसको यूज करना है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि देखो जिस तरह आप एक घर बनाते हैं, क्योंकि हम पहले दिन से जो है ना बिल्डिंग की या एक बिल्ले की या एक घर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आपने कभी देखा होगा किसी कारपेंटर को या जो भी है जो वुडन वगैरह के काम करते हैं, जिस तरह भी जो है ना वो जब वो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक घर में 10 खिड़कियां हैं, ठीक है, और 10 की 10 खिड़कियां जो है एक ही साइज की हैं। अब जब उसने विंडो बनानी है ना लकड़ी की, पहली खिड़की पे वो अपना 100% टाइम लेगा, यानी कि उसके इंच बाय इंच का ख्याल रखेगा क्योंकि खिड़कियों के साइज सेम है। लेकिन जब उसने उसकी पैमाइश की जो भी है, जितनी भी उसने लकड़ियां वगैरह काट ली हैं, तो दूसरी खिड़की पे ना वो इंच बाय इंच का साइज टाइम नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा, जो पहली खिड़की के उसने साइज को कट किया है ना, उन्हीं साइज को वो यूज करेगा दूसरी खिड़की की साइज को कट करने के लिए। यानी कि वो स्पीड जितने जितने बड़े बड़े डंडे पहली खिड़की में लगे, वही उतने बड़े बड़े डंडे दूसरी तीसरी चौथी और इस तरह 10 की 10 खिड़कियों के लिए कट करेगा। लेकिन अगर वो ये सोच रखे कि नहीं भाई मैंने कैलकुलेशन दोबारा से दूसरी खिड़की पे दोबारा से करनी है, तो ऑब्वियसली उस पे उसकी जो है टाइम ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने हर कैलकुलेशन जो उसने पहले कर चुका है वो दोबारा करनी पड़ेगी उसे। तो ये एक पॉइंट था। और इसमें यही पॉइंट इम्पोज होता है कि ये अब ये बात जरूरी नहीं है कि हर चीज हम वेरिएबल में रखना शुरू कर दें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो चीज है यानी कि इसका क्या नाम है, ये वाली जो चीज है, ये जो लास्ट लाइन लाइन नंबर 17 है, इसको हमें किसी वेरिएबल में रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार इसके बाद हमारी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं इधर, ठीक है। यानी कि ये हमारा आखिरी पॉइंट है जहां पे कैलकुलेशन हो गई और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी, वो हमारी सॉल्व हो गई है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको अब यहाँ पे हमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी कि भाई हमें इसे को जो है ना वेरिएबल में रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें इसको मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है 14 वाली को, क्योंकि पता है जो वीक हमारे निकले हैं इसके अगेंस्ट हमने और कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, ठीक है। तो जब ये आप ठीक। प्रोग्राम बनाते तो इसका वेरिएबल अलग से बनता है, इसका अलग से बनता है, और इसका अलग से बनता है, और इसका अलग से, यानी कि 4 वेरिएबल और आपके अलग से बनते। बाकी दो के वेरिएबल ना बनते तो ये 100% टाइम ऑप्टिमाइजेशन भी थी और 100% जो है ना आपकी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी थी। ठीक। लेकिन ये बात समझाने का मकसद यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है ना, यहाँ तो अभी जब हम कोड चैलेंज की तरफ जाएंगे ना, वो चीजें आप जब ये चीजें आप माइंड में रखोगे ना, तो आपके जो कोड है वो इस लिहाज से और ज्यादा प्रोफेशनल होंगे। जो आपने अभी काम किया है ये कह लो कि ये बिगनर लेवल का सबसे बेस्ट काम है। कोई इस तरह की सोच रखता ही नहीं है कि भाई मैं जो हूं ना कोई वेरिएबल यूज करूं। हर कोई वेरिएबल यूज करता है, वेरिएबल में स्टोर कराता है क्योंकि उसे यूज करना आसान होता है। जो आपने काम किया दी बेस्ट काम है। लेकिन प्रोफेशनली जो है ना, अगर यानी कि जो बातें मैंने बताई हैं उसके लिहाज से देखा जाए ना, इसमें थोड़े से यानी कि वीक पॉइंट है। बाकी ये ठीक था। है शुभ भाई, हाँ ये असाइनमेंट 2 ओपन करिएगा। अच्छा, इसके अंदर ना, अब ये हमें कैसे पता चलता है, ये जिस तरह मैंने इसके अंदर ये कंकैटिनेट करवाया हुआ है ना, एंड पे 1.8 इंटू टेम्परेचर इन सेल हाँ प्लस हाँ। 32। अब हम्म। इसको मैं अगर अलग से फ्लोट में कोई वेरिएबल लूँ तो उसमें ये स्टोर नहीं हो रहा था, और इस पे लिखा रहा था कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टू फ्रॉम डबल टू हाँ फ्लोट। तो अब ये हमें कैसे पता हाँ चलता है कि ये डबल में है या फ्लोट में हो रहा है? हाँ। देखो ऐसे काम में ना हमारे गूगल गूगल अंकल जो है ना वो बहुत काम आते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज अगर आप गूगल पे लिख के पूछते हैं ना तो आपको पता चल जाता है। और ये आपकी प्रॉब्लम सेम है जो अलिशबा ने की थी। ये देख रहे हो यहाँ पे अलिशबा ने डी यूज किया है, डी। ये सेम यही चीज जो आप एरर कह रहे हो ना, सेम ये भी दे रहा था। वहां पे अगर सिर्फ आप एफ यूज कर लेते ना उसके उसमें, तो वो कन्वर्ट हो जाता फिर। ये यानी कि इन्होंने ना अच्छा अपने ठीक स्टैंडर्ड है, ठीक। डिफाइन किए हुए हैं हाँ चीज, ठीक है, ठीक है। ठीक है। यानी कि वो कहते समझ हैं कि रहा हूँ। अगर आपने कन्वर्जन करनी है तो ये चीजें यूज करो, ठीक है। तो इस तरह करके ना ये चीज आप लोग, यानी कि मैंने आपको जो बताया था दूसरे लेक्चर में कि यही चीज कि ये आप पहले गूगल को प्रेफर किया करो, ठीक है, ठीक। उससे पूछा करो। अव्वल तो पहले आप डिस्कस, यानी कि जो मैंने कहा था डिस्कस करो आपस में, अब जो आप लोगों का ग्रुप है। नहीं कोई आंसर देता गूगल पे जाओ, फिर कोई नहीं आंसर देता तो इस चीज को राइट डाउन कर लो, कहीं पे नोट कर लो। देखो अगर मैं ये
क्या नाम है स्लाइड नहीं ओपन करता तो ये क्वेश्चन ऐसे ही रह जाता था और आपने पूछना ही नहीं था। तो इसलिए जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक तरह से पहले ही उसको जो है ना फिल्टर आउट कर लिया करो कि ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करना है। ठीक। बाकी लिस्बा के तो मैंने देख लिए थे कोड। तहरीर ने दी बेस्ट कोड किए हुए हैं सारे। किधर गए हैं? अच्छा तहरीर ने तो सेकंड का नहीं किया लेकिन। अच्छा होपफुली कि वो सारी चीजों की समझ आ गई होगी क्योंकि कल से जो है ना हमारी प्रॉपर प्रोग्रामिंग की क्लासेस यानी कि कह लो कि एजेंडा स्टार्ट हो जाएगा। तो उनमें इन सब चीजों का हमने ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं। असल में ये जो है ना मैंने असाइनमेंट सिर्फ इसलिए दी थी कि आप लोगों को इस चीज का पता हो कि देखो आप यानी कि ना कल को आप फ्यूचर में ये क्वेश्चन ना मुझसे करो कि भाई शेख भाई ये देखो इन 32 भी वही काम कर रहा है, इन 16 भी वही काम कर रहा है, इन 64 भी वही काम कर रहा है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है यानी कि वो मुझे पहले पता होता लेकिन आप लोग जो है ना मुझसे करते हैं ये क्वेश्चन एज पर मेरा लास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है क्योंकि हमें इस चीज की आदत नहीं होती, जो चीज हमें इजीली मिल जाती है ना हम उस चीज को फोकस करते हैं। अब देखा जाए तो ये तीनों फंक्शन सेम काम कर रहे थे, अगर मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट नहीं ना दी होती तो आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आना था शुएब भाई ये इन 32 में क्या फर्क है, इन 64 में क्या फर्क है, या 16 में क्या फर्क है, तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग सर्च करो और होपफुली आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि कभी भी कोई भी चीज अगर सेम यूज हो रही है ना, देखो अभी मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि हमने रेपिटिशन नहीं करनी। तो हाउ पॉसिबल जो इतनी बड़ी कंपनी है जिन्होंने ये लैंग्वेजेस लिखी हुई है वो कैसे किसी चीज की रेपिटिशन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना जिसकी वजह से उन्होंने दो चीजें सेम ही एक फंक्शनैलिटी की डिफाइन की है। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना। लेकिन इसका हल क्या होगा, इसका हल ये होगा कि अगेन वही हल होगा कि भाई आप लोग पहले आपस में डिस्कस करो। नहीं इसका जवाब मिलता है तो आप लोग गूगल पे जाओ इसके लिए, ताकि आप लोगों की जो सर्चिंग पावर है ना वो अच्छी हो कि हाँ भाई ये छोटे छोटे से जो इस तरह की तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने आएंगी। तो आप जो है ना उसके लिए किसी दूसरे बंदे के जो है ना होल्ड पे ना रहो कि भाई उस वो आएगा अवेलेबल होगा उससे मैं वॉइस मैसेज करूंगा या मीटिंग में उससे जो है ना ये चीज डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोग खुद सर्च कर लो इस चीज के बारे में। अब ये जो चीज है कि भाई जो 18 इन 16 है ठीक है, ये यानी कि बिल्कुल सही सबने लिखा हुआ है। ठीक है कि भाई ये जो है ना मैक्सिमम जो अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता है ना वो इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है जितनी 16 बिट पे वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है। और 16 बिट पे कितनी वैल्यू स्टोर होती है या ये भी आप लोग गूगल से देख सकते थे कितना मैक्सिमम वैल्यू जो है ना हम स्टोर कर सकते हैं। और ये असाइनमेंट में अलिशबा ने यानी कि सर्च करके भी बताया हुआ था कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम वैल्यू 16 बिट पे स्टोर होती है। ये चीज तो आप सब लोगों को पता होगी कि भाई कंप्यूटर जो है ना जितनी भी उसकी रैम है ना वो बिट पे मुश्तमिल है, यानी कि उसके ऊपर या तो जीरो स्टोर हो सकता है या वन स्टोर हो सकता है। तो जब 16 बिट मिलती है ना आपस में यानी कि 16 ऐसे कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट किस्म के होंगे 0 1 के, उससे जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो इन 16 पे स्टोर हो सकती है। इसी तरह इन 32 पे मैक्सिमम 32 बिट यानी कि मैक्सिमम 32 बिट यूज होंगे मेमोरी के। और उन पे जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो इन 32 उसको कन्वर्ट कर सकती है। इसी तरह इन 64 है कि मेमोरी के अंदर 64 बिट 64 बिट के अंदर जितनी मेमोरी आ सकती है उसके जो हिसाब से उतने प्लस और उतने माइनस की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ऋषभ अभी किधर है ये अगर यानी कि ये मैथ का ही सिंपल फार्मूला है कि 2 पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में यानी कि इतनी मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है। और इसी तरह 2 पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 - 1। अब ये जो -1 की लॉजिक है ना ये -1 क्यों आया अगर कोई यानी कि बता सकता है तो। यानी कि हाँ इसमें जो है ना जीरो भी इंक्लूड हुआ है। यानी कि माइनस ये वाला जो स्टार्ट हुआ ये -1 से स्टार्ट हुआ है और इसकी रेंज यहाँ तक गई है। और ये वाला जो है ये स्टार्ट हुआ है जीरो से, इसलिए जो टोटल अमाउंट आई उसका -1 क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा।
इसी तरह सेम ये है, ठीक है, कि भाई ये इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी स्टोर होगी और मैक्सिमम इतनी स्टोर होगी। तो इसी तरह करके ना फ्लोट का अपने हैं कि भाई वो उसमें कितनी रेंज स्टोर, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस सिर्फ क्लियर करना है, क्योंकि मुझे भी आज तक नहीं कभी ये याद हुआ। ठीक है, और जरूरत भी नहीं है इसकी, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार इन 16 ले रहा हूँ ना, इसका मतलब है अगर ये नंबर है ना तो ये इतने वैल्यू का स्टोर होगा, यानी कि इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन 16 में पाकिस्तान का आईडी कार्ड स्टोर करना चाहता हूँ ना, आईडी कार्ड नंबर है, वो नहीं स्टोर होगा क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे या तो इन 32 लेना पड़ेगा, मैं यानी कैलकुलेट करूंगा उस चीज को। और अच्छा जो प्रोग्रामर होते हैं, जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं ना, वो उन चीजों का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि जिस वक्त वो प्रोग्राम बना रहे होते हैं उस वक्त डाटा कुछ भी नहीं होता। अब पाकिस्तान की आबादी देख लो, यानी कि 24 करोड़, 24 करोड़ का जो डाटा एक डाटा बेस में स्टोर हुआ है, वो डाटा बेस ही अगर ऐसी हुई कि जहां पे हम इन 16 ले सकते थे वहां पे हमने इन 64 लिया हुआ है, तो कितना हम गार्बेज डाटा उसमें यूज कर रहे हैं। यानी कि जो काम हमारा 16 बिट पे हो सकता था, उसके लिए हमने कितने बिट लिए हैं, 64 बिट लिए हैं, यानी कि 48 बिट हमने एक्स्ट्रा लिए हैं उसके। जो काम हमारा 16 बिट से हो सकता है, अब देखो 48 बिट को मल्टीप्लाई करो 24 करोड़ से, ठीक है, उसकी फिर कैलकुलेशन करके देखो तो कितनी बड़ी अमाउंट बनती है ये। यानी इतना डाटा मेमोरी में, यानी कि ये जो प्रोसेसर है, ये जो मेमोरी है, हालांकि वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, लेकिन इसे एग्जाम्पलाइज कर लो, ये जो मेमोरी है वो कहाँ पे चली जाएगी हमारी। तो इसलिए जो है ना, इस असाइनमेंट का सिर्फ इतना ही मकसद था, यानी कि ये कैलकुलेशन बताना भी आपके लिए मकसद नहीं था, बस मेन मकसद यही था कि हम जो है ना, यानी कि कोई भी चीज जो हमारे पास रेप्लिकेट आ रही है, जो हमें लग रहा हो कि यार ये काम इसमें भी हो रहा है और ये काम इसमें भी हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी कि वो एक इसकी एग्जांपल यही ले लो कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आते थे कि लेबर की जो है स्पेलिंग वो यूके में और है, और यानी कि लेबर LOBOR के साथ भी लिखा जाता है और LOBOUR के साथ भी लिखा जाता है। ये कोई कोई सोचता है कि यार डिफरेंस क्या है फिर। ठीक है, और जो सोचते हैं वो ऑब्वियसली गूगल भी कर लेते हैं फिर कि क्या डिफरेंस है, फिर लोगों को पता चलता है अच्छा ये फजूल नहीं है, यानी कि ये स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ यानी कि एक यूके की तरफ से इनिशिएट है और एक USA की तरफ से इनिशिएट है। तो इसी तरह के कुछ डिफरेंस आप लोगों को इधर भी देखने को मिलेंगे, जो आपको लग रहा होगा कि यार ये सेम है तो फजूल ही यूज किया हुआ है, क्यों ये दो चीजें यूज की हुई हैं यहाँ पे। लेकिन उसका जो है ना, गूगल पे जाके आप उसको फिर डिफ्रेंशिएट करके देखो इनमें डिफरेंस क्या है, तो फिर जो है ना आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, अच्छा इसमें ये डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज की केयर करूंगा कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है, उससे जो है ना आपको उस चीज का आइडिया हो जाए। बाकी ये चीज आपको पता है कि यानी कि अगर एक 8 बिट है, वो 1 बाइट बनती है मिलके, ठीक है, और 1024 बाइट 1 किलो बाइट बनती है। फिर एक 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट बनती है। फिर इसी तरह 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनती है। फिर इसी तरह 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनती है। ठीक है, इसी तरह पेंटागोन और ये इस तरह करके आगे चलती रहती है। तो ये इसका सिर्फ मकसद था, ये भी यहाँ पे क्लोज करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा सिर्फ मैं एक दो टिप देने लगूं जो हम हमारे अब जब आगे हम काम शुरू करेंगे ना उसके लिए बहुत यूजफुल है। हो सकता है आप लोगों को ये पहले पता हो, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि जब कल से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग की तरफ मूव हो जाए ना तो ये चीजें हमें पता हो। इसमें जो है ना एक सबसे पहली चीज है कि कमेंट्स, किसी भी लाइन को कमेंट करना हो ना, वो हम किस तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इन ए और उसकी वैल्यू 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब इसको मैंने कमेंट करना है ना, दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट तो ये Ctrl+K सीधा दो, ये कमेंट हो जाएगा। यानी कि कमेंट करने का मकसद क्या होता है, कमेंट करने का मकसद ये होता है कि जब कंपाइलर हमारे कोड को रीड करे ना, तो ये वाली लाइन ना एक्सक्लूड कर दे। ये सेम ऐसे ही है कि जिस तरह हमने कोई एक बुक बनाई हुई है, ठीक है, उसको हम रीड कर रहे हैं और उसमें से हम अपना इररेलीवेंट डाटा को खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए जाहिर सी बात है उस जो सेंटेंस होगा उस पर एक लाइन मार देंगे, ताकि कल को हम जब दोबारा वो बुक पढ़ें तो उसको हमें पता है कि इररेलीवेंट है हमारे लिए, तो इसको हम पढ़े ही ना, यानी कि उस पर जो हमारा टाइम लग रहा है ना वो हमारा जाया ना हो, हम उस सेंटेंस को छोड़ के अगले सेंटेंस को रीड करने लग जाए। सेम यही काम जो है ना ये हमारा कमेंट करता है। एक तो ये इसका तरीका है, और एक जो है ना यहाँ पे ये शॉर्टकट आ रहा है।
ठीक है। इसे भी आप प्रेस करोगे, यानी जिस लाइन पे लगाना है उस लाइन पे लाके इसे प्रेस कर दो कि ये उस लाइन पे लग जाएगा। ठीक है, और उसे खत्म करना है तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है इस लिहाज से भी कि कंपाइलर इसको रीड नहीं करता। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी हो कि आपको पता है कि यार, जिस तरह आप लोग एज अ टीम काम कर रहे हो, अब ये ए वेरिएबल, जिस तरह मैंने काम शुरू किया तो मुझे पता है ये मैंने किस मकसद के लिए लिया है। लेकिन ये मकसद मैं जो है ना बताना चाहता हूँ कि ये अलिशा को भी पता लगे, तहरीर को भी पता लगे, जो भी मेरे टीम में प्रोग्रामर है, सबको इस वेरिएबल का मकसद पता लगे। तो मैं यहाँ पे लाके ना इसे कमेंट कर देता हूँ कि दिस variable will use for take user age। ठीक है। एक तो होता है कि जो हमने पिछले दूसरे में देखा था कि नेमिंग कन्वेंशन ही हम ऐसे रखें कि दूसरे यूजर को पता लग जाए। लेकिन सम टाइम हमने फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम ये कमेंट के जरिए देंगे। एक तो इसकी ये चीज हो गई। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम हर लाइन को इस तरह करके कमेंट देते रहेंगे, यानी कि जिस तरह मेरे जो कोड है उसकी पीस ऑफ कोड जो है ना इस तरह बनता जा रहा है। एक और मैंने लिया जीरो करके, इसी तरह एक और लिया मैंने सी करके। ये थाउजेंड ऑफ लाइन कोड है। क्या हम बारी बारी सबको सिलेक्ट करेंगे और उसको कमेंट करेंगे? तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि यहाँ पे आओ, ये और ये स्टार, ये अब उससे नीचे सारा कमेंट हो जाएगा। और उसके बाद स्टार और वापस ये वाला साइन, तो सिर्फ उतना कमेंट होगा जितना इस बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है। ये एक काफी यूजफुल चीज है। अच्छा, इसके अलावा स्पीडली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जिसमें एक छोटी सी चीज इंप्लीमेंट करता हूँ। बल्कि इंप्लीमेंट क्या करता हूँ, वही कोड जो है दोबारा कोई ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यही कोड ओपन कर लिया। ठीक है, इसमें हमने पीस ऑफ कोड किया हुआ है। एरर जो है ना हमारे पास, ये अपने पास बाद में लिख लेना कि एरर हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। ठीक है। एक एरर वो होता है जो हमें स्क्रीन पर फौरन नजर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कैपिटल टी की जगह ना स्मॉल टी कर देता हूँ, ये एरर मुझे फौरन नजर आ गया। इस एरर को कहते हैं सिंटेक्स एरर। ठीक है। वो ऐसा एरर जो हमें फौरन नजर आ जाए ना, उस एरर को कहते हैं हम सिंटेक्स एरर। और वो हम उसी टाइम रिजोल्व कर भी सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रेड लाइन बनी हुई आगे तो हमें फौरन पता चलना चाहिए कि यार, जो मैंने ये लाइन लिखी है ना इसमें कुछ ना कुछ मैंने गलती की है। अब वो गलती क्या की है, जाहिर सी बात है हम दोबारा उसको देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है ना, यानी कि ये मिस्टेक हुई है। इसको कहते हैं हम सिंटेक्स एरर। एक एरर होता है जो हमारे पास कंपाइल टाइम आता है। ठीक है, कंपाइल टाइम ऐसा एरर जिसको डिबग करें, जब हम डिबग करने के भी दो तरीके, कंट्रोल शिफ्ट बी करके डिबग कर दो, तो यहाँ पे ये देखोगे बिल्ड स्टार्टिंग, बिल्ड स्टार्टेड। ठीक है। जब ये, और यहाँ पे बिल्ड सीड, यानी कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। लेकिन इस दौरान कंपाइल, जब ये कंपाइलर कंपाइल हो रहा था इस दौरान कोई इसने एरर दिया, उस एरर को कहते हैं हम कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। यानी कि अच्छा, ये बिल्ड करने का ये एक और तरीका ये है कि यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, रिबिल्ड और बिल्ड, दोनों में से जो भी करोगे उसमें जो है ना आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वो उस टाइम पे एरर आया, यानी कि अभी देखो कोई एरर नहीं है, लेकिन जब हम बिल्ड करें तो उस टाइम पे कोई एरर आए तो उसे कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। अच्छा, एक एरर होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो होता है कि जब मैं एप्लीकेशन चला दूं और एप्लीकेशन चलाने के बाद कोई डाटा इंटर करते वक्त कोई एरर आ जाए, उसको कहते हैं रन टाइम एरर। अब मैं वो एप्लीकेशन चला के एरर प्रोड्यूस करूं तो कैसे करूंगा, इंटर योर डेट, मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ, अब मुझे पता है ये एरर दे देगा। ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं पता था, यानी कि मुझे क्यों पता है कि एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कन्वर्जन की है वो इंटीजर में की है, और इंटीजर के अंदर अल्फाबेट स्टोर नहीं हो सकता, तो मुझे पता है ये एरर देगा। ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जो एरर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। ये मैंने इंटर किया, देखो एरर आ गया, इस एरर को कहते हैं हम रन टाइम एरर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने इसे राइट क्लिक किया था यहाँ पे दो ऑप्शन आई थी, एक आई थी, सॉरी यहाँ पे
दो आई थी, एक आई थी बिल्ड और एक आई थी रीबिल्ड। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। मैं नहीं बताऊंगा, खुद सर्च करना, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये एज अ टास्क अपने पास लिख लेना, यानी कि अब सर ये जब आप भेजोगे ना तो उसमें ये लिख लेना। अच्छा, इसमें आज के उसमें सिर्फ एक लास्ट चीज मैंने बतानी है, जो कि बहुत ज्यादा यूज करना आप लोग, जो भी आप कोड चैलेंज करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, और ये बहुत ज्यादा जो है ना आप लोगों की प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करने की चीज है, वो ये है कि ब्रेक पॉइंट। हम जो है ना ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ये बात याद रखना, कंपाइलर हमेशा लाइन बाय लाइन चीज को रीड करता है। जिस तरह हमारा दिमाग, हमारी आंखें जो है जब एक बुक पढ़ रहे हो तो लाइन बाय लाइन को रीड करती है ना, सेम इसी तरह कंपाइलर भी हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। अब हम ये चाहते हैं कि फोर्सफुली हमारा जो कंपाइलर है ना वो लाइन बाय लाइन ही रीड करे। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जब कंपाइलर हमारा इस लाइन को रीड करने के लिए पहुंचे ना, तो यहाँ पे वो ब्रेक हो जाए, यानी कि यहाँ पे रुक जाए उसको। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया, अब इसको हमने किया स्टार्ट। ठीक है, इस लाइन पे देखो आया और वो यहाँ पे रुक गया, और अगर देखो ब्लैक स्क्रीन पे भी आपका कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा कंपाइलर यहाँ पे रुका हुआ है। मैं कहता हूँ कि भाई तू ये एक लाइन पे ना ये रीड कर ले अपने पास, यानी कि इस लाइन का जो भी आउटपुट है ना वो मुझे शो कर दे। अब इस लाइन की आउटपुट क्या है कि कंपाइलर जो है ना शो करेगा इंटर योर एज, किधर, स्क्रीन पर। तो हम ये देखते हैं कि जब इसने अगली लाइन पे ये गया, क्या वाकई ही इसने ये वाली लाइन की आउटपुट ये शो की है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और उसको आगे लेके जाने के दो तरीके हैं, एक तो है F10, ठीक है, शॉर्टकट में, और एक ये देखो ये सिंबल बना हुआ है, इसके नीचे भी इसने F10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि मैं एक लाइन रीड करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। तो कंपाइलर को हमने कहा कि एक लाइन रीड कर ले, तो एक लाइन जब इसने रीड की, ये अगली पे आ गया, तो हम देखते हैं कि हमारी ब्लैक स्क्रीन चेंज हुई। देखो ये चेंज हो गई, यानी कि इधर इसने जो हमारी इस लाइन का मतलब था, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसका मतलब क्या क्या था कि यूजर को वो आउटपुट दिखाएगा, और आउटपुट क्या दिखाएगा, जो जो भी इस डबल कोर्स के अंदर लिखी होगी वो आउटपुट दिखाएगा। तो इस डबल कोर्स के अंदर लिखी हुई थी इंटर योर एज, तो वो ये उसने इधर आउटपुट दिखा दी। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि एक लाइन और रीड करे, लेकिन कंपाइलर से पहले हम जो है ना अपने माइंड को इसको बताते हैं। यहाँ पे हमने इसे ये रिक्वायरमेंट दी है कि कंसोल डॉट रीड लाइन, इसका मकसद ये है कि ये यूजर से इनपुट ले। तो इसका मतलब है कि इस लाइन पे यूजर से इनपुट लेगा, और सेकंड काम हमने क्या किया, वो एक वेरिएबल है स्ट्रिंग का, उसके अंदर स्टोर करा दे। तो देखते हैं क्या ये काम करेगा। हमने दोबारा एक लाइन रीड की, नेक्स्ट लाइन पे किया, उसने ये वाली स्क्रीन ऑटोमेटिकली मेरे पास ले आया। क्यों? क्योंकि वो फोर्स कर रहा है कि यूजर यहाँ पे डाटा एंटर करे। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाटा एंटर किया 23 और इंटर मारा। अब देखो वो लाइन नंबर 15 पे खुद ही आ गया। लेकिन क्या उसने जो इनपुट लिया वो जो हमारा रिक्वायर्ड वेरिएबल था उसमें स्टोर कराई है? सिंपल, यहाँ पे ऊपर माउस लाओगे तो आपको पता चलेगा, हाँ इसने तो वैल्यू भी स्टोर करा दी है। यानी कि इसने दो काम कर लिए, एक यूजर से इनपुट ले ली जबरदस्ती, और उस इनपुट को इनपुट नाम के वेरिएबल में स्टोर भी करा दिया। अगला काम क्या कर रहा है कि इस इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में। ठीक है, और उसके अंदर स्टोर करा रहा है। क्या ये काम किया है इसने? हमने जाके देखा, हाँ इसने ये काम भी कर दिया कि अब इनपुट में एज अ स्ट्रिंग डबल कोट्स के साथ 23 पड़ा हुआ है, और इंटीजर में एज अ इंटीजर 23 पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसे कन्वर्ट कर लिया था। अब हमने क्या किया हुआ है कि ए को मल्टीप्लाई कर दे 12 के साथ, और उसको स्टोर करवा दे बी के अंदर। तो अब अगर हम आगे जाएं तो देखा जाए तो ये इसने वही काम कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, ये दोबारा हमारे ब्लैक स्क्रीन आ गई। क्यों आई? क्योंकि वो इनपुट रिक्वायर्ड कर रहा था, हमने पीस ऑफ कोड ये लिखा था और इंटर कर दिया। इस तरह करके ना इसको कहते हैं हम डीबगिंग। ठीक है, तो जब भी मैं आप लोगों को कहूँ कि यानी कि आप लोगों ने कोड सेंड किया उसमें कोई एरर था, मैंने बताया, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि अपने कोड को डिबग करो, तो वो इस तरह करना है। और फिर आप लोग खुद ही एरर पकड़ा जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो है ना, यानी कि ये एरर था, यहाँ पे ये एरर था। तो इस तरह करके जो है ना आप इस चीज को यानी कि अवेल कर सकते हो। तो बस यही था आज के लिए, और कल जो है ना इंशाल्लाह हम ये अपने प्रॉपर प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होंगे। ठीक है, और उनमें जो है ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जो आज जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना, इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अब हमें यूज़र को आउटपुट दिखाना आ गई है, उससे इनपुट लेना आ गई है, उस इनपुट को किसी भी टाइप के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना आ गया है, और उस स्टोर किए हुए वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना आ गया है,
और उसके अंदर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, कोई मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हमें करना आ गया है। इसके अलावा हमें डिबगिंग करना आ गई है, और इसके अलावा इसे जो है हमने कभी एरर किस किस्म का एरर होता है उसकी जो है रिकॉग्नाइजेशन हमें आ गई है। ठीक है। अब जो है ना हम इससे आगे मूव होंगे। बेसिक कंसेप्ट जो प्रोग्रामिंग के ना वो अभी शुरू होंगे, सिर्फ ये प्री रेक्विजिट था किसी भी प्रोग्राम को कह लोगे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो अब इन सब चीजों का आप अपने जो है ना माइंड में ध्यान रखा करना। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना कल से हम जो है ना अपने वो प्रोग्रामिंग के जो है ना चीजें वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे।